हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में जो हमारा फिजिक्स का पेपर होता है उसमें 5 नंबर के लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, उसको लेकर हम आपको ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 9 हमारा कहता है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले हम देखते हैं संधारित्र क्या होता है, क्या उसका सिद्धांत होता है, क्या उसकी संरचना होती है। तो संधारित्र देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें आपको चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है और उस पर आवेश की आप पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास संधारित्र का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर हमारा संधारित्र कार्य करता है? तो संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है। यानी हमारे पास एक ये आवेशित चालक है, इसके समीप ने कोई एक अनावेशित चालक रख दिया तो क्या होता है, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। तो जो हमारा आवेशित चालक होता है उसका विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक का संबंध पृथ्वी से कर दें, यानी जो हमारा अनावेशित चालक था उसका संबंध हम पृथ्वी से कर दें, तो विभव और भी कम हो जाता है। जो विभव था वो पहले की तुलना में और भी अधिक कम हो जाता है, जिस कारण से आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। और विभव के कम होने से जो हमारे पास आवेशित चालक था उसकी जो धारिता थी उसमें वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं संरचना की, किस तरीके से इसकी संरचना की जाती है। इसमें दो बड़ी चालक प्लेटें आर व एस होती हैं। दो प्लेटें होती हैं आर व एस। अब किस आकार की होती हैं वो? सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार, इस आकार में वो होती हैं। एक दूसरे से बहुत थोड़ी दूरी पर परस्पर समांतर स्थित होती हैं। एक दूसरे से बहुत थोड़ी दूरी पर परस्पर समांतर इस तरीके से वो रखी होती हैं। इन प्लेटों में कोई वैद्युत संपर्क नहीं होता है। यानी ये प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं, इन प्लेटों में कोई भी वैद्युत संपर्क नहीं होता, कोई तार या किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। माना प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी को हमने स्मॉल d माना है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने a माना है। जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो एक समान है और a है, तथा दोनों प्लेटें वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगी होती हैं। जो दोनों प्लेटें होती हैं वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगी होती हैं। प्लेट R का संबंध वैद्युत मशीन से कर दिया जाता है। यानी किसी एक प्लेट को हमने R माना है, उसका संबंध हमने वैद्युत मशीन से कर दिया, जो कि इस प्लेट को धनावेश प्रदान करती है। जो मशीन है वो हमारी उस प्लेट R को धनावेश प्रदान करती है, तथा प्लेट S का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। जो दूसरी प्लेट S है उसका संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पे पढ़िए, आसानी से देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे संरचना में समझाया था वही उसी तरीके से हमने इस संधारित्र को बनाया हुआ है। देखिए क्या कहा था हमने, दो बड़ी चालक प्लेटें R व S। ये देखिए एक प्लेट ये R, एक प्लेट ये हमारे पास S है। यहाँ पर हमने इनको एक वर्गाकार प्लेट में माना हुआ है। ये आयताकार और वृत्ताकार भी आकार में हो सकती हैं। एक दूसरे से बहुत थोड़ी दूरी पर परस्पर समांतर स्थित होती हैं। एक दूसरे से बहुत ही थोड़ी दूरी पर एक दूसरे के परस्पर समांतर स्थित हैं। देखिए यहाँ बहुत थोड़ी दूरी लिखने का हमारा मतलब है, ये बहुत थोड़ी दूरी लिखने का मतलब ये है, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो उन प्लेटों के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ही कम है। आगे पढ़ते हैं। इन प्लेटों में कोई वैद्युत संपर्क नहीं होता है। देखिए ये प्लेटें एक दूसरे से किसी भी तरीके से संपर्क में नहीं है, एक दूसरे के पास समांतर एक दूसरे दूर दूर रखी हुई हैं। प्लेटों के बीच की दूरी को हमने d माना हुआ है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने a माना हुआ है। दोनों प्लेटें वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगी होती हैं। एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर ये हमारी प्लेटें लगी होती हैं। प्लेट R का संबंध हमने वैद्युत मशीन से कर दिया जाता है। देखिए हमने इस प्लेट R का संबंध एक वैद्युत मशीन से कर दिया है, जो कि इस प्लेट को धनावेश प्रदान करती है, तथा प्लेट S का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। देखिए हमने इस प्लेट S का संबंध पृथ्वी से कर दिया है। तो ये हो गई हमारे पास इस संधारित्र की संरचना। अब हम ज्ञात करेंगे इस संधारित्र की धारिता का व्यंजक।
देखिए क्या हुआ था, ये एक वैद्युत मशीन है जिसका संबंध हमने प्लेट आर से कर रखा है। अब इस वैद्युत मशीन द्वारा इस प्लेट आर को आवेशित किया जाता है। ये किस तरीके से आवेश का वितरण हुआ वो आपको समझाया जा रहा है, वरना जो आपको लिखना है वो इतना ही काफ़ी है, लेकिन हम उसको समझा देते हैं कि ये आपके पास आवेश किस तरीके से आया है। देखिए वैद्युत मशीन ने क्या किया, इस प्लेट आर को आवेश दिया, तो वैद्युत प्रेरण के कारण ये प्लेट एस क्या हो जाएगी, अपने आप एक विपरीत आवेश से आवेशित हो जाएगी, जिसके इस पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश आएगा और बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश आ जाएगा। और इस पृष्ठ का जैसे ही हम इस प्लेट का संबंध इस पृथ्वी से करेंगे, तो जो बाहरी पृष्ठ पर अतिरिक्त धनावेश था वो इस पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण उदासीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये संयोजन बचेगा, जिस वजह से इस प्लेट आर पे हमें प्लस क्यू आवेश मिल जाएगा और प्लेट एस पर हमें माइनस क्यू आवेश मिल जाएगा। ये समझने के लिए था, जो आपको लिखना है आप अगर चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं तो आपको इतना लिखना ही काफ़ी रहेगा। देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। माना प्लेटों पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, यानी प्लेट आर पे जो आवेश है वो प्लस क्यू है और एस पे जो आवेश है वो माइनस क्यू है, तथा प्लेटों पर उपस्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। यानी प्लेट पर आर आर पे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो प्लस सिग्मा है और एस पे आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है, तथा प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम का परावर्तांक के है। यानी प्लेटों के मध्य जो माध्यम उपस्थित है उसका परावर्तांक हमने के माना हुआ है। तो हमें ज्ञात करनी है अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए हम जानते हैं धारिता क्या होती है हमारे पास। धारिता होती है हमारे पास C बराबर Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V होता है इन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न है वो मान होता है हमारे पास। और हम जानते हैं डेल्टा V बराबर होता है हमारे पास डेल्टा V बराबर होता है हमारे पास E इंटू डी। प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस मान को हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू ई डी। अब हमने माना है कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है हर प्लेट पर। तो हम जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर होता है हमारे पास क्यू बट्टे ए, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू ए बराबर क्यू। तो हमारे पास ये क्यू का मान आ गया, इस क्यू का मान हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ए अपॉन ई डी, समीकरण नंबर 1। इतना हमारे पास इस संधारित्र की धारिता होगी, जहां पर ई है प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब हमें वही ज्ञात करना है कि इन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना रहेगा। अब देखिए हम जानते हैं जितने आवेश होते हैं उतने ही वैद्युत क्षेत्र हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास देखिए 2 आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। तो हमने ये माना हुआ है कि जो प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो प्लेटों के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ही कम है। इसकी वजह से हमने मान लिया यहाँ पर एक कोई बिंदु है, एक बिंदु हमने P मान लिया जो कि इन प्लेटों के बीच में उपस्थित है। यानी इस बिंदु के लिए अब ये दोनों प्लेटें अनंत विस्तार की हो जाएंगी। हम जानते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। यानी कि प्लेट आर के कारण वैद्युत क्षेत्र इसको हमने E1 मान लेते हैं। ये हो गया हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से हमारे पास प्लेट एस के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा, उसको हमने E2 मान लिया, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ज्ञात करना है प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। देखिए परिमाण हमारे पास है, अब हमें सिर्फ दिशा ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर दिशा ज्ञात करने के लिए हमने इस पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश रख दिया। अब देखिए ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी प्लेट आर के कारण वो इस दिशा में होगी। इसी तरीके से ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2
अब देखिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में आ गए हमारे पास, यानी जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो सिंपली इनका बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो होगा हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2, यानी E1 सिग्मा, देखिए E1 E2 का मान हमारे पास है, E1 का मान हमारे पास हो गया सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से E2 हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ हो A प्लस ए तो हम उसको क्या लिख देते हैं 2A, तो सिंपली ये वही है सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस, दोगुना कर सकते हैं 2 के एप्सिलॉन नॉट का। देखिए के से के कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यहाँ पे आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, वोल्ट पर मीटर कह सकते हैं, आप इसे न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं। अब इस ई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस ई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बराबर, ये हमारे पास सिग्मा ए बाई ई डी। तो सिग्मा ए, अब ई की जगह पर हम ये मान यहाँ पर रख देंगे। ये है हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हमने ई का मान यहाँ पर इस ई की जगह रख दिया और ये वाला डी हमारा इसके साथ गुणा में आ गया। देखिए अगर कहीं पे हमारे पास इस तरीके से लिखा हो ए बाई बी और इसके नीचे लिखा हो सी बाई डी, तो इस तरीके से इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखिए बी नीचे जाता है और डी ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी बट्टे बी सी, ये हो गया हमारे पास ए डी बट्टे बी सी। तो इसी तरीके से देखिए इसके नीचे हमने सिग्मा ए के नीचे हमने 1 मान लिया, तो देखिए ये वैल्यू हमारी नीचे जाएगी और ये वैल्यू हमारी ऊपर इसके साथ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास के एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, सिग्मा ए हमारा ऊपर रहा और ये नीचे रहा हमारे पास सिग्मा डी। देखिए सिग्मा से सिग्मा हमारा कैंसिल हो गया, यानी जो जो हमारे पास इसकी धारिता आई वो आएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारे पास इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आया और मात्रक होता है इसका हमारे पास फैराड। तो इस तरीके से हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 9 पूरा हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।